नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार ढाका और आप पढ़ रहे हैं इतिहास विषय। और ये जो इतिहास है ये है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में। जी हाँ दोस्तों, हमारा राजस्थान और राजस्थान की कला संस्कृति नाम से पाठ्य पुस्तक है। हमने पढ़ लिया था इसमें महाराणा सांगा के बारे में। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा सांगा के बारे में। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसलिए ये कुंभा ये सांगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसी वीडियो में मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा। सांगा का नाम था संग्राम सिंह, 3 भाई और थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। बचपन में इनके बीच में लड़ाई हुई जहां सांगा की एक आंख चली गई। ठीक है, सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। 1509 में राज्याभिषेक हुआ। इनका मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से संघर्ष हुआ। महमूद खिलजी प्रथम से संघर्ष कुंभा का हुआ, द्वितीय से संघर्ष सांगा का हुआ। मेदिनी राय सांगा का सहयोगी बन गया था क्योंकि वो वहां से उसके पास आ गया था। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, इसलिए सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष भी कहते हैं। और महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा ने हराया, प्रथम को कुंभा ने हराया। नागौर पर अधिकार को लेकर भी लड़ाई हुई। ईडर जो कि गुजरात में है उसके उत्तराधिकार को लेकर भी लड़ाई हुई। सांगा की गुजरात से भी संघर्ष हुआ। और 1517 में खातौली, 1518 में बाड़ी के 2 युद्ध हुए जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना को बाबर ने हराया। खानवा के युद्ध से पहले 1526 में बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत पर मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। बाबर और राणा सांगा के बीच एक छोटी मुठभेड़ बयाना के युद्ध में हुई थी 1527 में। और उसके बाद 17 मार्च 1527 को एक भयानक युद्ध हुआ जिसका नाम था खानवा का युद्ध। खानवा भरतपुर में है और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर विजयी हुआ। बाबर के जीतने के मुख्य 2 कारण, एक तो तोप खाना था उसका, दूसरा तुलुगमा युद्ध पद्धति थी जो मैंने पिछले वीडियो में ये इस तरह से आपको दिखाई थी। अब आप कहेंगे पिछला वीडियो हमें तो नहीं मिला, तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में आइकन के रूप में मिल जाएगा। अब सांगा को लास्ट में अंत में विष दे दिया गया था। सांगा की समाधि मांडलगढ़ में है, मांडलगढ़ याद रखना। 1528 में बसवा में सांगा की मृत्यु हो गई। अब सांगा की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, राजकुमार छोटे थे। तो सांगा की मृत्यु के बाद में राणा रतन सिंह और फिर राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। विक्रमादित्य का आप जानते होंगे, विक्रमादित्य के समय उसकी माता कर्मावती या करमवती जो है वो मेवाड़ की संरक्षिका थी, राणा सांगा की पत्नी थी। इस समय 1534 में चित्तौड़ पर गुजरात के शासक का नाम था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर हमला किया। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी रक्षा के लिए, मगर हुमायूं आया नहीं था। फिर चित्तौड़ का साका हुआ जिसमें कर्मावती जो है वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और बाकी रानियों ने जौहर किया, केसरिया हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राणा सांगा के उत्तराधिकारियों में जो है विक्रमादित्य थे और उदय सिंह था। विक्रमादित्य की जो है मृत्यु होने के बाद उदय सिंह जो है वो छोटे राजकुमार थे। इनका जीवन बचाना बहुत ज़रूरी था। इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति बनवीर जो ये चाहता था कि वो खुद शासक बन जाए। खुद शासक बनने के लिए उदय सिंह की हत्या ज़रूरी थी। तो इनकी जीवन की रक्षा किसने की? पन्नाधाय ने। आप पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी साहित्य में कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। कैसे किया था याद होगा? जहाँ उदय सिंह लेटा हुआ था और बनवीर जो है उसकी हत्या करने आ रहा था, तो उसको पता चल गया था, तो उसने पहले ही चंदन को सुला दिया वहाँ उदय सिंह की जगह, और बनवीर ने चंदन को मार दिया उदय सिंह समझकर। तो इस तरह से अपने पुत्र का बलिदान देना
और वो भी राजवंश की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार की राजभक्ति, देशभक्ति बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसे उदाहरण इतिहास में अव्वल दर्जे के होते हैं। अब उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ में रखा गया। कुंभलगढ़ याद होगा आपको, कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा ने बनाया था और इसी का एक हिस्सा काफ़ी ऊंचा है जिसे कहते हैं कटारगढ़, और उस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है। इसी के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था पता है आपको? कि ये इतना बुलंदी पर है कि सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, अबुल फजल ने ये कहा था। और कटारगढ़ में ही कुंभा की हत्या हुई थी। कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो 3-4 चीज़ें, और सबसे लंबी दीवार भी कुंभलगढ़ की है। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखना है। चीन की दीवार के बाद कोई लंबी संरचना है विश्व में तो वो कुंभलगढ़ के किले की दीवार है। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में, अब मालदेव कौन है? मालदेव ये मुझे लग रहा है मारवाड़ वाले हैं। राज्याभिषेक हुआ 1540 में मावली के युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट है, मावली का युद्ध। इसमें मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या करके, तो बनवीर की हत्या हुई और उदय सिंह ने सत्ता प्राप्त कर ली। 1559 में उदयपुर नगर बसाया। गिरवा प्रदेश यह कहलाता था पहले, गिरी यानी पहाड़ी तो गिरिवा, और फिर शहर बसाया। उदय सागर झील बनाई और मोती मगरी के सुंदर महल बनाए। अक्टूबर 1567 का ये दिन, वो महीना जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये घेरा 4-5 महीने तक चलता रहा। अकबर को सफलता नहीं मिली। उदय सिंह ने जो है अपनी और राज परिवार की रक्षा के लिए जयमल और फत्ता इनके ऊपर दारोमदार छोड़कर किले का खुद जंगलों में चले गए। अब जो घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि अकबर 4-5 महीने तक किले के बाहर डेरा डाले रहा मगर किले के फाटक नहीं खुले। एक दिन रात्रि में जब जयमल किले की मरम्मत करवा रहा था तो अकबर की बंदूक की गोली जयमल के पांव में लग गई और अब जो है जहर फैलने लगा था ज़्यादा। तो अगले दिन लगा कि जयमल की मृत्यु उस विष के फैलने से हो, तो उससे अच्छा है कि अब युद्ध ही किया जाए। तो फिर किले के फाटक खोलकर आमने सामने का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूत सामंतों और सैनिकों ने जबरदस्त युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अकबर की बड़ी सेनामन्ना के सामने वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए और जयमल पत्ता के साथ हजारों राजपूत सैनिक शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ कहा जाता है कि जयमल के पांव कटे होने की वजह से कल्ला जो है इनका भतीजा था, कल्ला ने इनको अपने कंधे पर बैठाकर भयंकर युद्ध किया। दूसरे लोगों को लगा कि कल्ला के 4 हाथ है। क्यों? क्योंकि 2 खुद के हो गए, 2 कंधे के ऊपर बैठे हैं, जयमल उनके हो गए। तो इसलिए आगे जाकर कल्ला की मृत्यु के बाद इनको 4 हाथों वाले लोक देवता भी जो है वो कहा जाता है। तो जयमल और फत्ता का जो वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, अकबर की उससे चकरा गया। बाकी आखिरकार अकबर ने किल चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया और फिर वह इतना आग बबूला हो गया कि उसने 30,000 किले के निवासियों, बच्चों, उनका कत्लेआम करवा दिया। अकबर के पूरे जीवन की ये एकमात्र घटना है जो उसने इस प्रकार का कायराना हरकत की थी। बाकी उसका जो है इतिहास, बाकी जो कार्य है वो इस प्रकार के नहीं है। तो ये एकमात्र उसकी विजयों पर कलंक जो है वो माना जाता है। मगर अकबर ने फिर जब वो आगरा पहुंचा तो उसको पश्चाताप भी हुआ और उसने जब विचार किया तो उसको लगा कि वास्तव में जयमल और फत्ता जैसे वीर इतिहास में देखने को नहीं मिलते। तो उसने उनका सम्मान करना चाहा मृत्यु के उपरांत, और उसने जिस किले में मैं दिन रात रहता था, आगरा के किले में, याद रखना आगरा के किले में, उसी किले के आगे, ताकि सुबह शाम उसके दर्शन हो सके और लोगों को भी एक संदेश जा सके, उसने हाथी पर सवार जयमल और फत्ता की 2 मूर्तियां लगवाई। उसी से प्रेरित होकर रायमल ने भी
राय सिंह बीकानेर के राय सिंह ने भी जूनागढ़ के आगे हाथी पर सवार जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगाई। क्या आप लोगों ने जूनागढ़ देखा है या आगरा का किला देखा है? अगर देखा है तो आप कमेंट जरूर करें। तो ये कहानी खत्म हो गई, आपके समझ में आ गई। तो आगरा के किले पर हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई। तो ये थी उदय सिंह की घटना। अब जब ये घटना पता चली उदय सिंह को, तो उदय सिंह थोड़े दुखी रहने लग गए, बीमार रहने लग गए और 1572 में उनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं महाराणा प्रताप, 1572 से 1597। इस किताब में हालांकि काफ़ी संक्षिप्त मगर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं। हम चाहेंगे कि कुछ और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करें। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। चित्तौड़ इनके हाथ से निकल चुका था। तो इन्होंने गद्दी पर बैठते शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक कुटिया में यानी झोंपड़े में रहेंगे, किसी भी महल में नहीं रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे, किसी भी बिस्तर या पलंग पर आराम से नहीं सोएंगे और सोने चांदी या बाकी थालियों को छोड़कर पत्तल में यानी कि पत्तों से बने हुए जो थाली है उसमें भोजन करेंगे। तो इस प्रकार की घोषणा से आम जनता, विशेषकर आदिवासी और विशेषकर भील उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने कहा कि हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ेंगे, मगर चित्तौड़ को आज़ाद कराकर रहेंगे। साथ ही साथ गाड़िया लोहार या गाडोलिया लोहार जो आज भी एक गाडा रखते हैं, उन्होंने भी शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ को आज़ाद नहीं कराएंगे हम भी घर नहीं बनाएंगे। हालांकि अब सरकार ने इनके लिए जो है कुछ आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी हैं। तो उदय सिंह ने क्या किया था कि अपने छोटे वाली रानी के प्रभाव की वजह से छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जबकि एक सगा भाई महाराणा प्रताप का शक्ति सिंह था और ये जो है दूसरी रानी का पुत्र था। मगर सरदारों ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रताप का प्रभाव शुरू से ही था, तो इसलिए प्रताप को गद्दी पर बिठाया। प्रताप को बचपन में क्या कहा जाता था कमेंट कीजिए, याद आया? उससे बोलते थे किक्का। किक्का का अर्थ होता है छोटा बालक, बच्चा। तो इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर का आपको याद है शासनकाल 1556 से कब तक था? 1605 तक अकबर का शासनकाल था। काफ़ी लंबे समय तक, 49 ईयर। और इतना ही औरंगजेब ने भी किया, 1658 से 1707। ये है औरंगजेब का और ये है अकबर का। प्रताप के सामने दो रास्ते थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें और आराम से चित्तौड़ के दुर्ग में रहें, दूसरा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखें, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और आज़ादी का जीवन, भले ही वो संघर्ष का रास्ता है मगर गुलामी स्वीकार नहीं करें। महाराणा प्रताप ने दूसरे विकल्प को चुना और अनेक कष्ट उठाए, फिर भी उन्होंने संघर्ष के रास्ते को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया। भीलों में आपको याद होगा पुंजा भील इनका प्रमुख सहयोगी था। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उन्हें सम्मान बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। फिर अब वो आ गए कुंभलगढ़। क्यों? क्योंकि मुगलों को पता चल गया था कि गोगुंदा में जो है प्रताप रहते हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा लाते हैं साइड में। यस, अकबर किसी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले क्यों न समझा ही दिया जाए युद्ध से पहले, क्योंकि उसको पता था कि पिछले युद्ध में भी अकबर को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने 4 लोगों को भेजा बारी बारी। 1572 में 1 को, फिर 73 में 3 को। तो 72 से 73, यहाँ 76 तक लिख रखा है। तो 4 शिष्ट मंडल भेजे। याद रखना आप लोग,
पहले जलाल खां कोरची जो कि अकबर का शायद भाई था रिश्तेदारी में, मान सिंह जो नवरत्न था, और आमेर का कछवाहा वंश का शासक था, याद होगा आपको। भगवान दास जो कि मान सिंह के पिताश्री थे, और टोडरमल जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था। तो चारों को बारी बारी भेजा। इसको भेजा 1572 में और बाकी को 73 में। इसकी एक ट्रिक भी है, जमा भट्टो, जमा भट्टो, ठीक है, इसको क्लोज पूरा जमा भट्टो। तो इसमें क्या हुआ था पता आपको, ठीक है, इसमें यह था कि जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अकबर ने इनको भेजा था, मगर महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि हम किसी प्रकार की कोई दोस्ती नहीं करेंगे। आप आए हैं, आपका स्वागत है, चाय पानी पीजिए, खाना खाइए। यहाँ तक कि मान सिंह के साथ में तो महाराणा प्रताप ने खाना खाने से भी मना कर दिया था। अब क्या हुआ आगे, अब होना था युद्ध। तो अकबर ने जो है 1576 में एक बड़ी सेना तैयार की, खुद अजमेर आया, खुद नहीं गया, खुद अजमेर आया और मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 को कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून मानते हैं, जैसे कि A.L. श्रीवास्तव। तो खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो अब खमनौर और गोगुंदा, खमनौर, गोगुंदा, हल्दी घाटी, इन तीनों क्षेत्रों में सेना आगे बढ़ी, पीछे हटी, आगे बढ़ी। इसलिए इस युद्ध के तीनों ही नाम, हल्दी घाटी भी, खमनौर भी और गोगुंदा भी कहा जाता है। प्रताप की सेना का जो आगे वाला भाग था, हाँ तो मित्रों, इसमें जो हरावल दस्ता है उसे कहते हैं अग्रिम दस्ता, यानी जो आगे आगे होता है वो। उसका नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां शूर, जो कि अफगान यानी कि शेरशाह सूरी के कोई न कोई संबंधी रहे होंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां शूर, और मुगल सेना का जो अग्रिम दस्ता था हरावल, उसका नेतृत्व कर रहे थे जगन्नाथ कछवाहा। यहाँ ध्यान रखना, आप मान सिंह मत कर देना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इधर हकीम खां और इधर जगन्नाथ, ठीक है। तो ट्रिक है और जय हज, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। युद्ध चल रहा था, थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं आपको युद्ध की। और भयानक युद्ध हुआ, कभी मुगल सेना जो है वो आगे बढ़ी, कभी महाराणा प्रताप की सेना आगे बढ़ी, और पलड़ा भारी महाराणा प्रताप की सेना का चल रहा था। उसी दरमियान मान सिंह और महाराणा प्रताप का आमना सामना भी हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, उसके जो है वो सामने आ गया था। ये मान लीजिए हाथी है, ये इसके दांत है और ये हाथी की आंख है, ठीक है। अब मान सिंह जो है वो हाथी के ऊपर होदा जो होता है ना बना, उस पर बैठा था। तो युद्ध इतने में चेतक ने क्या किया, अपने पाँव, दोनों पाँव इन हाथी के सूंड पर रखे, मस्तक पर रखे, और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से एक भीषण प्रहार किया। तो मान सिंह जो है वो होदे के पीछे छुप गया, और जो महावत था, हाथी चला रहा था, उसके भाला आर पार हो गया। थोड़ी सी चूक हो गई, अगर मान सिंह पीछे नहीं छुपता या 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो मान सिंह वहीं जो है काम तमाम हो सकता था। मगर इसी दरमियान क्या हुआ, हाथी की जो सूंड थी उसमें भी तलवार लगी हुई थी, और उस तलवार से चेतक का पाँव कट गया। अब महाराणा प्रताप को जो है युद्ध से बाहर निकलना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में झाला बिदा, याद रखना यहाँ है झाला बिदा। राणा सांगा के टाइम में हमने पढ़ा था झाला अज्जा, याद रखना। ए पहले आता है, ब बाद में आता है, ए ब यानी बिदा। तो ऐसी ट्रिक याद रख लेना। सांगा के समय झाला अज्जा ने संभाला था, प्रताप के समय झाला बिदा ने संभाला मोर्चा। अब हल्दी घाटी के युद्ध से वो बाहर चले गए, उधर युद्ध चल रहा था। साथ ही साथ एक मुगल कोई सेनापति या सैनिक था, उसने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर अजमेर से खुद रवाना हो गए सेना लेकर। तो मुगल सैनिकों में जो जोश ठंडा हो रखा था वो बढ़ गया और तेजी से हमला किया। फिर महाराणा प्रताप की सेना जो है वो इधर उधर पहाड़ियों में बिखर गई, छुप गई। तो इस प्रकार ये जो युद्ध है इसमें अभी महाराणा प्रताप चेतक को लेके जा रहे हैं, फिर कुछ मुगल सैनिक उनके पीछे हो लिए।
तो आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से मान लीजिए ये पहाड़ी है और महाराणा प्रताप जो है वो अपने घोड़े को लेके दौड़ रहे हैं, एक टांग कटी हुई है, सामने थी एक संकरी घाटी और फिर एक पहाड़ी थी, ठीक है, बीच में काफ़ी फासला था। अब क्या हुआ कि महाराणा प्रताप के पीछे पीछे वो मुगल सैनिक भाग रहे हैं, 5, 10, 20 सैनिकों को पता लग गया कि महाराणा प्रताप इधर जा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने मैंने घोड़े चेतक को इस घाटी को कूदाया इस पार और चेतक आ गया इस साइड। बाकी जो सारे घोड़े थे, जो दुश्मन के सैनिक थे, वो वहीं रुक गए, क्योंकि बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी कि चेतक में थी। इसलिए चेतक को भी इतिहास में याद किया जाता है। तो अब चेतक काफ़ी घायल हो चुका था और ये उसकी जीवन की अंतिम छलांग थी। फिर चेतक की जो है मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप चेतक के गले मिले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद शक्ति सिंह उनका भाई भी आया, वो भी मिला, दोनों ने गिला शिकवा दूर किया, क्योंकि जगमाल और शक्ति सिंह पहले अकबर के शरण में चले गए थे नाराज होकर। अब चेतक जो है उसकी समाधि ध्यान रखना बलीचा में है। महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो राणा सांगा की मांडलगढ़ और महाराणा प्रताप की बारडोली, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो है बारडोली में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये तो प्रताप की छतरी और ये चेतक की छतरी। फिर इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। क्यों नहीं निकल सका? क्योंकि अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप को पकड़ कर लाना है, जिंदा या मुर्दा, मगर दोनों ही कैसे भी नहीं ला सके। तो अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अकबर भी थोड़ा नाराज हुआ, मान सिंह से बात नहीं की, फिर उनको काबुल भेजा, बंगाल बिहार भेजा। अब महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों पर धावे मारने शुरू कर दिए। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। जेम्स टॉड ने मेवाड़ वो की थर्मोपल्ली भी कहा, आपको पता ही है, थर्मोपल्ली यूनान से तुलना करते हुए। बंदा गोगुंदा, ये ट्रिक याद रखनी है आपको, बंदा गोगुंदा। दोस्तों ये प्रश्न एक बार आया था आरपीएससी की एग्जाम में और मेरे ये गलत हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद में मैंने ट्रिक बनानी शुरू कर दी, क्योंकि पढ़ा हुआ था मगर अबुल फजल ने कहा या बदायूं ने कहा वो भूल गए थे। तो मैं उस एग्ज़ाम में 0.47 इस एक प्रश्न की वजह से रह गया था। तो अभी भी ये याद है, जीवन भर याद रहेगा। तो होता है ऐसा, क्वेश्चन गलत होता है ना, इसलिए तभी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो हमने एक ऐप बनाया दोस्तों जहां पर हम टेस्ट सीरीज़ ले सकें, जिसका नाम है यस गुरु। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, मात्र 3 MB का है, प्ले स्टोर पे जाएं और डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। प्ले स्टोर पे भी आप सीधा नाम लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा। और इसमें आपको रीट की टेस्ट सीरीज़, कॉलेज व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। तो अबुल फजल खमनौर और बंदा ने गोगुंदा, बंदा गोगुंदा। ध्यान रखना, बदायूं ने अकबर के अक्सर खिलाफ ही रहता था, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम था। तो ये उसके नवरत्न में शामिल नहीं था, ठीक है। अबुल फजल था, मान सिंह भी था। अब हम बात करते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंग की मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली तीनों रंग की मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। यह है डॉक्टर महेंद्र भानावत का कहना। 1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे, जैसे शाहबाज को भेजा। इसको 3 बार भेजा गया था दोस्तों, काफ़ी डीपली है, इसलिए मैं थोड़ा इस पार्ट को बड़ा हो रहा है, मगर डिटेल आ रही है। 77, 78, 79। अब्दुल रहीम खान खाना, जो आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, इसको भेजा गया, ठीक है। 1578 में शाहबाज खान को भेजा गया, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर एक थाना था, मुगल थाना, वहाँ सुल्तान खान जो है उसको भेजा गया था, मगर अमर सिंह से उसकी लड़ाई हुई और अमर सिंह ने एक ही बार में उसको परलोक भेज दिया। छोटी सी मेवाड़ी सेना ने जो है बहुत बड़ी मुगल सेना को हराया, इसलिए दीवार को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। और किसने कहा है? टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का मैराथन। अब इसके बाद 1585 से 1593 के बीच अकबर ने कोई भी प्रकार का अभियान नहीं किया।
जगन्नाथ कछुआ अंतिम व्यक्ति था जिसको 1585 के समय भेजा गया था, उसके बाद किसी को नहीं भेजा। फिर धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, चावंड को राजधानी बनाया, उसका विकास किया। वहाँ चित्रकला चावंड शैली का विकास हुआ और नासिरदी या नासिरुद्दीन महाराणा प्रताप का प्रमुख चित्रकार था। तो हल्दीघाटी के युद्ध को हम एक कोई सांप्रदायिक युद्ध न कहकर एक मातृभूमि और साम्राज्यवादी, मातृभूमि की रक्षा और एक साम्राज्यवादी लालसा के बीच का युद्ध हम कह सकते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कैसे हुई? एक धनुष के वो डोरी चढ़ा रहे थे प्रत्यंचा, तो उनके सिर में चोट आ गई और बारडोली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं उनकी समाधि है। जब इस बात का अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो अकबर की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि अकबर भी वीरता का सम्मान करता था। अकबर को भी पता था कि वास्तव में था तो हीरा। फिर प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत, जो कि इटली फ्रांस में है, के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन जो है वो है। ठीक है। अब है राणा अमर सिंह, राज सिंह थोड़ा सा और है, फिर मेवाड़ का इतिहास आपके इस पुस्तक के अनुसार पूरा हो जाएगा। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के शासक बने। अब क्या हुआ कि 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और जहांगीर का बेटा खुर्रम, जो कि आगे जाकर शाहजहां ताजमहल वाला, उसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार की, आगजनी की और संकट उत्पन्न कर दिया। मेवाड़ के सामंत युद्ध से ऊब गए थे क्योंकि 1527 से संघर्ष चला आ रहा था और उनकी जागीरें वीरान हो गई थी। उधर कुंवर कर्ण सिंह यानी अमर सिंह का बेटा यानी महाराणा प्रताप का पोता, उसको खुर्रम ने, दोनों राजकुमार थे, दोनों ने दोस्ती हो गई, अपने पक्ष में कर लिया और राणा पर दबाव बनाया कि वो संधि कर लें। तो सरदारों के दबाव के आगे अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि कर ली। तो ध्यान रखना 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह प्रश्न पूछा जाता है। मेवाड़ मुगल, मेवाड़ यानी अमर सिंह, मुगल यानी जहांगीर। मगर संधि करने वालों में आगे कौन थे? कर्ण सिंह और उधर खुर्रम। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया और कहा कि उसकी मरम्मत नहीं कर सकेंगे। तो 90 वर्षों से चला रहा युद्ध अंत हुआ। अमर सिंह अपने इस कार्य से खुश नहीं था, उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की बड़ी सफलता थी कि उसने संधि कर ली। अब है महाराणा राज सिंह। तो महाराणा प्रताप के बाद कौन आए? मैंने एक ट्रिक तो आपको बताई थी, हलाकू सांप, यानी ये जो पोता पीढ़ी सूत्र, हलाकू सांप, याद है ना? हमीर, लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, ये तो पोते हैं एक दूसरे के। उसके बाद में अमर कजरा, एक गाना है ना, कजरा रे तो ऐसे अमर कजरा। तो अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर कजरा, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह। अब हम सीधा राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। राज सिंह ने चित्तौड़ का शासक बनते ही मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन उस संधि की शर्तों का उल्लंघन था। तो क्या हुआ कि चित्तौड़ के दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। इस समय कौन था? शाहजहां। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगुरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। पता ही होगा आपको, औरंगजेब, मुराद, शुजा, दारा उनके बीच। मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उनके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात और सवार का मनसब भी दिया। मगर क्या हुआ, औरंगजेब और राज सिंह के बीच थोड़ी अनबन हो गई। क्यों हो गई? किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, ये विवाह राज सिंह से करना चाहती थी, मगर औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था। तो चारुमती ने पत्राचार के माध्यम से राज सिंह को निमंत्रण दिया। राज सिंह ने जो है साहस दिखाते हुए इससे विवाह कर लिया 1669। तो औरंगजेब नाराज हो गया।
1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगा दिया गया, तो जिसका विरोध राज सिंह ने किया। जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था 1564 में, फिर औरंगजेब ने उसको पुनः लगाया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने के कारण राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। याद होगा आपको, अजीत सिंह, दुर्गादास, उनको सहायता दी थी। राज सिंह ने अकाल के प्रबंधन के लिए गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनाई और 9 चौकी जो झील के किनारे राज प्रशस्ति लिखवाई, जो कि संगमरमर पर लिखा हुआ लेख है, संस्कृत भाषा में है। रणछोड़ भट्ट ने लिखा। 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर है ये। काले संगमरमर है 25, बोलते हैं 9 चौकी, मतलब 9 का मतलब 9 नहीं है, 25 काले संगमरमर है, ठीक है। और सबसे बड़ा शिलालेख जो है संसार का, इसे माना जाता है। इससे मेवाड़ के इतिहास को लिखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कक्षा 10 की किताब के अनुसार जो मेवाड़ का इतिहास। अब है मारवाड़ का राठौड़ वंश, फिर मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।